हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय। क्राइम इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक बहुत ही बड़ी कहानी है और इसको अगर मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए इस बड़े कहानी को मैंने संक्षेप में सुनाने का फैसला किया है। दोस्तों, आज की ये कहानी है 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन में हुए चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के ऊपर। उस समय यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्पेशली नए व्यूवर्स तो प्लीज कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये घटना है यूक्रेन के एक शहर चेरनोबिल की। चेरनोबिल एक छोटा सा शहर था जिसकी आबादी कुछ 50,000 लोग होगी और ये उस समय रशिया का ही हिस्सा था, जिसे यूएसएसआर भी कहते थे। इस कहानी में एक और शहर है जिसका नाम है प्रिपियट और ये शहर चेरनोबिल के ठीक बगल में ही था, कुछ 3-4 किलोमीटर के बगल में ही। और इसी चेरनोबिल शहर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका नाम था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इस पावर प्लांट में जितने लोग काम करते थे उनके लिए ये शहर बसाया गया था प्रिपियट। ये जो पावर प्लांट है दोस्तों, ये 26 नवंबर 1977 को शुरू हुआ था और इस पावर प्लांट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपको मालूम होगा कि बिजली जनरेट करने का काम करते हैं। अब ये जो पूरा डिजास्टर है वो एक्चुअली शुरू हुआ एक सेफ्टी टेस्ट करने से। ये जो टेस्ट है वो पहले 3 बार किया गया था, लेकिन तीनों बार ये टेस्ट फेल हुआ था और जब चौथी बार इस टेस्ट को करने गए तो ये इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर कहा जाए तो इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैन मेड डिजास्टर है ये। अब जो लोग हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो ये टेस्ट करना चाहते थे कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जैसे बिजली चली जाना या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी होना, तब ये रिएक्टर का जो कूलिंग सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। आगे मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि ये सब क्या है, लेकिन इस कूलिंग सिस्टम ये काम कैसे करेगा ऐसे एडवर्स कंडीशन में, वो जानने के लिए ही ये टेस्ट किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट था लेकिन ये, और इस टेस्ट के चलते ये दुर्घटना हो गई 26 अप्रैल 1986 को। वो भी रात को ये हुआ था, करीब 1:30 बजे के करीब। डिजास्टर्स जो होते हैं उनका एक रैंकिंग होता है जिसमें से 7 नंबर इसको मिले और 7 नंबर ही हाईएस्ट होता है। और ऐसे सिर्फ आज तक 2 ऐसे डिजास्टर हुए हैं, एक तो ये चेरनोबिल वाला और एक 2011 में जापान के फुकुशिमा में न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रॉब्लम हो गया था। तो ये दोनों डिजास्टर सबसे बड़े डिजास्टर है, लेकिन जो ये चेरनोबिल वाला है ये बहुत ही डेंजरस था दोस्तों। अब इस डिजास्टर को रोकने के लिए जितना काम हुआ, जितने लोग लगे, वो सुन के भी आप दंग रह जाएंगे। इस चीज को रोकने के लिए, पूरी तरह से कंटेन करने के लिए करीब 5 से 6 लाख लोग लगे और जो खर्च हुआ उस समय वो था 18 बिलियन रूबल्स, सोवियत रूबल्स, जिसको अगर आप 2020 के हिसाब से माने इन्फ्लेशन जोड़ के तो $68 बिलियन का खर्चा हुआ था। अब दोस्तों, अगर आपको ये डिजास्टर एकदम डिटेल में समझना है तो उसके लिए पहले कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। उनमें से जो पहली चीज है वो ये है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है। अब दोस्तों, मैं भी कॉमर्स का बंदा हूँ और मुझे भी साइंस वगैरह ये सब नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने डिटेल में ये सब पढ़ा है, तो जितनी मेरी नॉलेज है उतना मैं आपको समझाता हूँ एकदम सिंपल वर्ड्स में। दोस्तों, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल होता है और वो फ्यूल ऐसे रॉड्स में रखा होता है। ऐसे लंबे लंबे रॉड्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल होता है। ये एक्चुअली जो न्यूक्लियर बम होता है उसकी तरह ही है, लेकिन जब न्यूक्लियर बम फटता है तो उसका जो रिएक्शन होता है वो अनकंट्रोल होता है, इसीलिए इतना ज़्यादा तबाह वो करता है। लेकिन जो रिएक्टर होता है उसमें यही रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में किया जाता है। इस प्रोसेस को फिशन भी बोलते हैं। अब दोस्तों, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर ये जो न्यूक्लियर फ्यूल वाला रॉड है वो होते हैं, बहुत सारे रॉड, 1-2 नहीं, बहुत सारे। और जो ये प्रोसेस है फिशन का, ये शुरू हो जाता है इसके अंदर। अब इससे क्या होता है कि हीट और रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा हीट जनरेट होता है। तो इस चीज़ को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, हार्ड वाटर का। लगातार इसमें पानी मतलब डाला जाता है,
पंप से डाला जाता है पानी। फिर जैसे मैंने आपको बोला कि जो फिशन प्रोसेस है उसको कंट्रोल वे में किया जाता है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रोल रॉड्स भी होते हैं जो इसके अंदर घुसाए जाते हैं, जो फ्यूल रॉड है उनके बीच में, ताकि जो ये प्रोसेस है उसको कंट्रोल वे में किया जाए। और फिर ये न्यूक्लियर रिएक्टर बिजली ऐसे जनरेट करती है कि इतना सारा जो हीट है, एनर्जी है, वो ये प्रोड्यूस करता है, तो उससे पानी का स्टीम बनता है और फिर स्टीम से बहुत ही विशालकाय जो टरबाइन्स होते हैं वो चलता है इस स्टीम से, और वो टरबाइन फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। एक तरह से एकदम सिंपल में समझा तो देखा जाए तो पानी को गर्म किया जाता है जिससे स्टीम बनेगा, और वो स्टीम का जो प्रेशर है वो टरबाइन को चलाएगा। अब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो रिएक्टर है, वो ऐसे बहुत सारे लेयर्स के अंदर होता है। कोई स्टील का होगा, मेटल का, फिर ऊपर नीचे चारों तरफ कंक्रीट का भरा हुआ था। अब उस दिन क्या हुआ, जो ये टेस्ट करना था उस टेस्ट में भी शुरुआत से ही प्रॉब्लम आ रहा था। पहले ये दिन में करना था, फिर कुछ लेट हो गया उनको तो ये रात में करना पड़ा, और ये बहुत ही वो लोग जल्दबाजी भी कर रहे थे जितने लोग भी इसमें थे, क्योंकि उनको गवर्नमेंट के सामने ऐसा प्रूफ भी करना था कि उन्होंने ये टेस्ट कर लिया है, वक्त से पहले कर लिया है। तो इस तरह का बहुत सारा फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व था। इस टेस्ट को करने के लिए ये जो रिएक्टर का पावर है वो बहुत ही कम करना था, मतलब हाफ कर देना था। फिर जब उन्होंने इसको हाफ कर दिया तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो रिएक्टर का पावर एकदम मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी गिरने लगा और एकदम जीरो हो गया। अब इस पावर को रिस्टोर करने के लिए, फिर से 50% में लाने के लिए जितने भी कंट्रोल रूम में एम्प्लॉइज थे वो लोग कुछ कोशिश करने लगे कि इसके पावर को थोड़ा बढ़ाया जाए, फिर से 50% में लाया जाए। जितने भी लोग वहाँ थे उनमें से ज़्यादातर एकदम मतलब नौसिखिए थे, उनके पास ये सब करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। और जो उनका बॉस था जो ये पूरा देख रहा था वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी था, और किसी भी हाल में चाहता था कि वो ये टेस्ट हो। शायद बीच में ही रोक देते तो ये ऐसी दुर्घटना ना होती, लेकिन वो लोग फर्दर इसको करते गए। फिर ऐसे करते करते जो रिएक्टर था वो एकदम अनस्टेबल हो गया। रिएक्टर इतना अनस्टेबल होने लगा कि उनका जो पैनल था, जो कंट्रोल पैनल था, उसमें एक स्विच होता है, उस स्विच को दबाने से रिएक्टर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। फिर उन्होंने डर के मारे वो स्विच दबा दिया, लेकिन दोस्तों वो स्विच दबाने के ही थोड़ी देर बाद उस पूरे रिएक्टर में एकदम ब्लास्ट हो गया, बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया। इतना बड़ा कि आप सोचिए जिस बिल्डिंग में ये रिएक्टर था उसकी जो छत है पूरी की पूरी निकल गई ब्लास्ट में, और जो रिएक्टर था उसके ऊपर जैसे मैंने आपको बोला कई तरह के कवर्स होते हैं, सारे के सारे कवर्स निकल गए, कंक्रीट वगैरह सब। और ये सब हुआ जो ऑपरेटर्स थे उनके नेग्लिजेंस के, लैक ऑफ नॉलेज, और उनका जो सुपरवाइजर था वो भी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टनेस दिखा रहा था। और जिन्होंने भी ये जो बनाया है ये रिएक्टर, उनके द्वारा कोई भी अच्छा कोई मैनुअल फिर इंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसे जो कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए। और इन सब की ये क्रिटिकल फेलियर की वजह से इतना बड़ा फिर ब्लास्ट हो गया वहाँ पे। वो जो स्विच था वो दबाने से इसको बंद होना चाहिए था, पर इससे ये जो रिएक्शन था इतना ज़्यादा बढ़ गया, हीट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जितना पानी था, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये पानी के अंदर होता है सारा का सारा, तो वो पानी बहुत ज़्यादा पानी, आप सोचिए दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी, थोड़ा बहुत नहीं, तो सेकेंड्स भर में वो स्टीम बन गया। इतना ज़्यादा हीट था, स्टीम बन के आप सोचिए कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि ये बंद होता है एकदम, तो उस प्रेशर की वजह से ये ब्लास्ट हो गया। और जो रिएक्टर है, रिएक्टर के अंदर जो कोर, जो फ्यूल रॉड्स है, वो सब एकदम ओपन हो गए। मतलब ये सब चीज़ को बंद होना चाहिए, एकदम ओपन हो गए, क्योंकि बिल्डिंग की छत भी उड़ गई थी। और इससे मतलब बहुत ज़्यादा, कुछ लगभग 8 टन के आसपास रेडिएशन बाहर निकल गया हवा में, मतलब एक्सट्रीम रेडिएशन। ये रेडिएशन इतना ज़्यादा है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया करते, उससे 1-2 नहीं 400 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन था जो हवा में निकल गया था उस ब्लास्ट के साथ। अब हीट इतना ज़्यादा हो गया था कि रिएक्टर के अंदर जो रॉड्स होते थे, जो फ्यूल रॉड और फिर कंट्रोल रॉड्स भी होते थे, इतने ज़्यादा हीट की वजह से वो एकदम गल गए, और गल के सभी दूसरे इधर उधर के चीज़ों के साथ मिक्स होके एकदम लावा जैसे बन गए, और वो भी बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव, बहुत ज़्यादा। मतलब इस ब्लास्ट के 9 दिनों तक दोस्तों, 9 दिनों तक ये कोर ऐसा मतलब रेडिएशन छोड़ता रहा। दोस्तों एक और बार मैं बोल रहा हूँ कि जो रेडिएशन होता है वो इनविजिबल होता है, उसको ना आप देख सकते हैं ना सूंघ सकते हैं। हाँ, मुंह पे थोड़ा सा टेस्ट आता है, मेटेलिक एक टेस्ट आता है, और ये किसी भी चीज़ से रुकता नहीं है। ये
जैसे हमारे बॉडी के अंदर घुस जाता है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पेड़ हो जानवर हो, उसके अंदर घुस के ये क्या करता है, हमारे डीएनए को अटैक करता है। जो हमारा डीएनए है वो एक जैसे कोड है, सोर्स कोड जैसा होता है। अब जब ये रेडिएशन हम पे पड़ता है और ये डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये कोड, तो सेल्स को मालूम नहीं चलता कि वो लोग क्या करें, तो वो अपने में ही घूमते रहते हैं और जिधर भी इधर उधर वो बढ़ते चले जाते हैं, और इस चीज़ को कैंसर भी बोलते हैं। तो ये रेडिएशन का मेन जो प्रॉब्लम होता है वो कि ये हमारे बॉडी में कैंसर पैदा करता है। अब अगर ये जो रेडिएशन है वो अगर हमने बहुत पास से ले लिया, डायरेक्ट एक्सपोज हो गए हम रेडिएशन से, तो हमारी मृत्यु तो कुछ घंटों में ही हो जाएगी या कुछ दिनों में, और वो भी बहुत ही खतरनाक पेनफुल मौत। और फिर अगर हमको इनडायरेक्टली मिले बहुत सारा रेडिएशन तो कुछ सालों तक हम जिएंगे, लेकिन बाद में कैंसर हो जाएगा हमको कहीं ना कहीं पार्ट में, बॉडी में, उस वजह से हम लोग की जान चली जाएगी। जब ये ब्लास्ट हुआ तो कोर तो एक्सपोज हो गया था, उससे तो रेडिएशन निकला ही, ऊपर से आग वगैरह जो लगी उससे भी जो लपटे उठती है, सभी चीज़ में मतलब रेडिएशन घुस गया था, सभी के सभी चीज़ों में। फिर कोर के अंदर ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर गिर गए, छत पे गिर गए, और वो सभी बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव थे। अब इतना ज़्यादा रेडिएशन फैल गया कि 10 किलोमीटर का जो रेडियस का इलाका है वो मतलब तुरंत खाली करवा दिया उन्होंने। पूरे चेरनोबिल शहर को और जो प्रिप्रेट है उसको भी पूरी तरह से खाली करवाया गया, और इस एक्सक्लूजन जोन को जो पहले सिर्फ 10 किलोमीटर था उसको बाद में 30 किलोमीटर किया गया। पहले पहले जो लोग यहाँ थे, आप सोचिए उनकी दुनिया कैसे उजड़ गई होगी, कि वो लोग अपने काम में मस्त होंगे, कोई स्कूल जा रहा होगा, कोई ऑफिस, कोई घर में रहा होगा, और फिर आर्मी वाले आके बोलते हैं कि आपको अभी के अभी कुछ भी मतलब एक सूटकेस लेके आपको ये जगह खाली करनी है। आर्मी वालों ने पहले उनको बोला था कि 3 दिन में वो वापस आ जाएंगे, लेकिन आज 35 साल हो गए हैं, वो लोग कभी प्रिप्रेट या चेरनोबिल में वापस नहीं आ सके। अब ये चेरनोबिल डिजास्टर में गवर्नमेंट के हिसाब से तो कुछ 100 लोग ही इसमें मरे थे, लेकिन इसका जो एक्चुअल नंबर है वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि मतलब हिसाब भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे ही मर गया है या कुछ दिनों बाद। इसका जो इफेक्ट है उसका हिसाब करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कई देशों में इसका जो ये जहर है, रेडिएशन है, वो फैल गया था कई इलाकों में, तो कौन कैसे इफेक्ट हुआ है उसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। अब दोस्तों जो रशियन अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने एक ह्यूज टास्क था ब्लास्ट के बाद, कि इसको अभी बुझाया कैसे जाए, इसको कंटेन कैसे किया जाए। उसके लिए एक बहुत मैसिव एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसका नाम उन्होंने दिया बैटल ऑफ चेरनोबिल करके। और इसमें मतलब बहुत ज़्यादा लोग लगे, समय पैसा बहुत ज़्यादा लगा, 5-6 लाख लोग लगे, लेकिन सभी ने काम किया। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जिन्होंने मतलब अपनी जान के बारे में भी नहीं सोचा, सिर्फ यही सोचा कि हम खुद सेक्रीफाइस हो जाएंगे लेकिन मिलियंस लोगों को बचा सकेंगे, क्योंकि ये डिज़ास्टर इतना भयंकर था कि इससे पूरा यूरोप ही ख़त्म हो जाता। आप सोचिए। अब इस कहानी के ये जो प्रोजेक्ट है उसको लीड किया था एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है वैलेरी लिगासोव। वो एक एटॉमिक एनर्जी के इंस्टीट्यूट में कुछ डेप्यूटी डायरेक्टर मतलब बहुत ही हाई पोजीशन में थे। गवर्नमेंट ने उनको इंसिस्ट किया, उनको कमांड किया कि वो चेरनोबिल जाए और ये जो पूरा डिजास्टर हुआ है उसको कंटेन करने में हेल्प करे। तब उन्होंने ये सजेशन दिया कि इस जो चीज़ है, ये जो एक्सपोज रिएक्टर है, इसे पानी डाल के कोई फ़ायदा नहीं, इसमें सैंड और बोरॉन डालना पड़ेगा। तो दोस्तों 5000 टन सैंड और बोरॉन का इंतज़ाम किया गया, उतना लगता मतलब। और फिर 90 हेलीकॉप्टर्स, बहुत ही बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स है, ये जो पूरा एक्सपोज कोर है इसके ऊपर ऐसे सैंड डाला गया। और जो हेलीकॉप्टर पायलट्स थे वो भी कितने जाबाज थे, आप सोचिए, कि उनको मालूम था कि ये लोग मरने वाले हैं, मतलब रेडिएशन उनको लगने वाला है, ये उनको मालूम था। फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और ये ऑपरेशन करने के लिए वो लोग राजी हो गए। और ये भी था कि जो कोर था उसके एकदम ऊपर वो लोग नहीं जा सकते, साइड से डालना पड़ता। तो ऐसे करते करते 5000 टन सैंड और बोरॉन इस एक्सपोज कोर में उन्होंने डाल दिया। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था, खतरा और ज़्यादा बढ़ने वाला था। अभी दूसरा खतरा ये आ गया था कि जो लावा बन गया था, जैसे मैंने आपको बोला, हीट की वजह से जो फ्यूल है
और जितने भी रॉड मटेरियल्स के साथ वो एकदम लावा बन गया था, और वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर का था कि धीरे धीरे वो नीचे आ रहा था। और नीचे एक्चुअली पानी का रिजर्वॉयर था बहुत बड़ा। अगर वो इतना गर्म रेडियो एक्टिव लावा उस पानी से टकरा जाता तो इतना ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता, इतना ज़्यादा बड़ा, न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा बड़ा एक ब्लास्ट हो जाता, और उससे न्यूक्लियर फॉल आउट होगा। मतलब चारों तरफ रेडिएशन ही रेडिएशन, अफ्रीका तक ये रेडिएशन चला जाता। आप सोचिए कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती। और इस इतने बड़े दुर्घटना को रोकने के लिए जो काम है वो ये था कि ये जो पानी है नीचे उसको खाली करना पड़ेगा पंप वगैरह लगा के। लेकिन इस पानी में जाएगा कौन, क्योंकि ये पानी जो है हाईली रेडियो एक्टिव है। मतलब इसमें जाना एक सुइसाइड मिशन है। तो रशियन गवर्नमेंट को एक सुइसाइड स्क्वाड की ज़रूरत थी, और फिर कोई आगे ऐसे बढ़ता नहीं है। फिर भी 3 लोग उन्हें मिल गए जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, और इस जो वाटर रिजर्वर है उसमें जाने के लिए वो लोग तैयार हो गए। ये मालूम था कि मरने वाले हैं श्योर, लेकिन फिर भी तैयार हो गए। और फिर वो लोग वहाँ पे गए, जो रेडियो एक्टिव सूट वगैरह है, प्रोटेक्शन लेके गए, और सारा पानी उधर से निकाल लिया। अगर वो पानी नहीं निकाला जाता तो 2 दिन में ही वो ब्लास्ट होना एकदम तय था। तो वो तीनों तो इस जो ये पूरी चेरनोबिल की कहानी है इसके एकदम बहुत बड़े हीरोज हैं। पानी वाला खतरा टलने के बाद अभी और खतरे भी बाकी थे। जो लावा, जैसे मैंने को बोला, वो तो धीरे धीरे नीचे चलता ही जाएगा। तो वो नीचे जाके 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 ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, और फिर ग्राउंड वाटर से आसपास के रिवर में चला जाके, ये जो पूरा रिवर सिस्टम होता है ना, पानी में अगर कुछ गिर गया जहर वगैरह तो चारों तरफ फैल जाएगा, और ये तो जो अल्टीमेट जहर है। तो ये पूरे रशिया के लिए ही एक खतरा था। तो फिर इसको भी रोकना था जो नीचे आ रहा था ये लावा। तो उसके लिए क्या किया, 4000 माइनर्स का इन्होंने कहीं से इंतज़ाम किया। फिर उन लोग को चेरनोबिल प्लांट में बुलाया गया, और फिर एक जगह से उन्होंने खोदा और एक बहुत बड़ी, कुछ 30 किलोमीटर से भी लंबी एक सुरंग बनाई, बहुत बड़ी, जो एकदम रिएक्टर के नीचे था। और उसमें लिक्विड नाइट्रोजन भरना था ताकि ज़मीन वगैरह और ऊपर के कंक्रीट वगैरह पूरी तरह से ठंडे हो जाए, और वो जो लावा है वो वहीं पे कहीं पे रुक जाए। इसके बाद एक और काम करना था। जो ब्लास्ट हुआ था उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल इधर उधर गिर गए थे, छत पे गिर गए थे, ग्रेफाइट के टुकड़े यहाँ वहाँ ज़मीन में, छत में, ज़्यादातर छत में गिर गए थे। तो इसको भी साफ़ करना था और उसी गड्ढे में डाल देना था। तो इसके लिए पहले तो रोबोट का इंतज़ाम किया, लेकिन रेडिएशन इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा हाई, कि जो मशीन है उसने भी दम तोड़ दिया। फिर जर्मनी से मशीन मंगवाई गई, लेकिन उसने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि मतलब ये कैसे साफ़ किया जाएगा। छत के ऊपर से कचरा बस साफ़ करना है, आप सोचिए, लेकिन वो कचरा इतना रेडियो एक्टिव है कि उसके पास मशीन तक नहीं जा पा रही है। तो उसके लिए भी फिर वही ह्यूमन सेक्रीफाइस सुसाइड स्क्वाड ही चाहिए था, जिनको बायो रोबोट्स का नाम दिया गया। और दोस्तों आप सोचिए कि ऐसे प्लान किया कि वो जो छत है, 3 छत थी, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव था। तो उस छत में सफाई करनी थी, तो 2 लोग जाते थे, और 90 सेकेंड से ऊपर वो लोग उस मतलब जगह पे रह ही नहीं सकते थे। अगर वो लोग किसी वजह से 90 सेकेंड से ऊपर उस छत में रह गए तो रेडिएशन इतना एक्सपोज हो जाएगा उसके शरीर में कि वो बच ही नहीं सकता किसी भी हाल में। तो इस तरह से 90 सेकंड के लिए 2-3 लोग जाते, साफ सफाई करते, फिर एक बेल बजाया जाता, फिर वो लोग वापस आते, फिर एक टीम जाती। तो इस तरह से मिलजुल के कई दिनों में उन्होंने वो छत के जो कचरे थे पूरा साफ कर दिया। अब ये सारे के सारे काम करने से जो चेरनोबिल प्लांट था वो थोड़ा सेफ हो गया। जितने भी कचरा वगैरह थे, रेडिएशन भी घट गया, वो सब उस गड्ढे में डाल दिया गया। लेकिन जो आसपास के एरिया थे, जो प्रिपिट था, चेरनोबिल और आसपास के जितने भी एरिया, उनका किया तो वहाँ से सभी लोगों को निकाला गया। कुछ लोग नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनकी पुश्तैनी ये ज़मीन थी, घर थी। तो आर्मी वालों ने भी काफ़ी सख्ती दिखाई, उनको वहाँ से भगाया। और जितने भी पेट्स थे, पेट्स या जानवर जितने भी थे, सबको मारने का आदेश दिया, सबको। आप सोचिए दोस्तों, आप अपने पेट को अपने घर पे ही छोड़ के जाना पड़ता, क्योंकि ऐसा हो गया था, ये कोरोना जैसा हो गया था। मतलब कि अगर कंटामिनेट हो गया है, कोई इंसान हो या फिर जानवर हो, फिर अगर वो बाहर जाएगा, रशिया के किसी और पार्ट में जाएगा, तो वहाँ पे भी उसकी वजह से कई लोग की जाने जा सकती है। तो सबको मतलब ऐसे कंटेन कर दिया गया था। लोगों को तो नहीं, बाद में उनको कहीं और बसाया गया, लेकिन जानवरों को तो पूरी तरह से मार डाला गया। और जितने भी पेड़ थे, घर थे, सब
सबको तोड़ दिया गया। मतलब ये जो एक्सक्लूजन जोन था उसमें से सबको तोड़ दिया गया। और फिर क्या हुआ, बुलडोजर से जो ऊपर की मिट्टी थी उसको नीचे कर दिया गया, नीचे की मिट्टी को ऊपर ले आया गया। अब कहानी में हीरो है तो कहानी के विलन भी होंगे, और इस कहानी के विलन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनमें से जो सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर जिसका नाम है, वो उसी दिन उस कंट्रोल रूम में भी था। जैसे मैंने आपको बताया था कि दूसरे लोगों पे बहुत स्ट्रिक्ट आदमी था वो, और गाली वगैरह दे रहा था अपने एम्प्लॉयज़ को। उसके एम्प्लॉयज़ उसको बोल रहे थे कि ये टेस्ट नहीं करते हैं, फिर भी वो उसको पुश करे जा रहा था। उसका नाम था एनाटोली डियाटलोव। फिर जो ये पूरे प्लान का डायरेक्टर था उसका नाम था विक्टर ब्रिकानोव। वो भी मतलब बहुत ही जिम्मेदार था इसके लिए। और एक चीफ इंजीनियर था निकोलाई फोमिन। और भी कई लोग थे, लेकिन ये 3 मेन लोग हैं। और इनके ऊपर बाद में केस भी चला, जिसके बाद इनको 10-10 साल की सजा हुई, वो भी लेबर कैंप्स में। अब इनको ये सज़ा इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने सेफ्टी नॉर्म्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। जितने भी मॉड्यूल्स थे अच्छी तरह से इनको नहीं मालूम थे, और किसी भी हालत में ये वो टेस्ट करना चाहते थे। एक तरह से देखा जाए तो अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए दूसरों की जान गंवा दी इन्होंने। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में जो मेन विलन सामने आया है वो एक्चुअली ये रशियन गवर्नमेंट ही है, क्योंकि ये जो रिएक्टर है इनमें ही एक्चुअली फ्लॉ था। ह्यूमन एरर तो हुआ ही था, बहुत ही खतरनाक ह्यूमन एरर हुआ, लेकिन इस मशीन में भी फ्लॉज थे बहुत ज़्यादा, इसके डिज़ाइन में फ्लॉज थे। और ये रशियन गवर्नमेंट को मालूम भी था, फिर भी उन्होंने इस रिएक्टर को काम में लिया, और उसके वजह से ही ये इतना बड़ा डिज़ास्टर हो गया। सिर्फ यही नहीं, रशियन गवर्नमेंट ने ये भी किया कि ये जो डिज़ास्टर हो गया, ये ब्लास्ट हो गया, उसके बाद कोई भी फॉरेन प्रेस को इन्होंने इस न्यूज़ की जानकारी नहीं दी। यहाँ तक कि अगर कोई इस न्यूज़ को बाहर आउट भी करता था तो उसके पीछे ये लोग अपने आदमी लगा देते थे। इस चीज़ को मतलब एकदम वो सीक्रेट रखना चाहते थे। ब्लास्ट होने के 36 घंटे बाद प्रिपेट शहर को खाली किया गया। अगर उस शहर को उसी समय खाली कर देते तो पता नहीं कितने लोगों की जानें बच जाती या हेल्थ बच जाता उनका। 36 घंटे तक लोग वही बाहर खड़े रहे, उस ब्लास्ट को देखते रहे, यहाँ तक कि बच्चे, फिर टॉडलर्स, इन्फेंट, सब। उस जगह पे एक ब्रिज है जिसको ब्रिज ऑफ डेथ का नाम दिया गया है, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ था तो वो लोग दूर से देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, और उस ब्रिज में जाके वो मतलब देख रहे थे एक अच्छे नज़ारे के लिए। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि रेडिएशन उनके पूरे शरीर में फैल चुका है। उनकी मौत उसी ब्रिज में हो गई थी, तय हो गई थी। ये इतना बड़ा एक घटना था दोस्तों कि 1991 में जब यूएसएसआर का पतन हुआ तो एक्चुअली इसी डिजास्टर को इसकी शुरुआत बताई गई, यूएसएसआर के पतन की। और जो चीफ इंजीनियर था जो एनाटोली डियाटलोव, ये आप सोचिए दोस्तों, उसको भी बहुत सारा रेडिएशन लग गया था। उसको रेडिएशन ठीक करने के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था मॉस्को में। और जिन लोगों को उसने फोर्स किया था कि ये ऑपरेशन करे, और उनको फोर्स किया था कि वो मैनुअली जो कंट्रोल रॉड्स है उनको इसके अंदर डाले, उस रिएक्टर के पास भेज दिया था, वो सारे के सारे मर गए। लेकिन ये रेडिएशन लगने के बाद भी ये बच गया। तो आप सोचिए कि इस बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं। खैर दोस्तों, धीरे धीरे करके ये खतरा थोड़ा टलने लगा था। अब इसको पूरी तरह से हार्मलेस बनाने के लिए जो पूरी की पूरी बिल्डिंग थी उसको एकदम सील कर देना था। तो रशियन अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि इसके ऊपर, इसके चारों तरफ मतलब एक सर्कोफेगस बनाना पड़ेगा। और ये काम 1986 दिसंबर तक हो गया था। एक सर्कोफेगस पूरे लोहे का बना दिया गया था, लेकिन ये बहुत ही जल्दबाजी में बनाया गया था। अब क्योंकि ये जल्दबाजी में बनाया गया था तो ये काफ़ी डैमेज हो गया था। और 2017 में तो ये इतना डैमेज हो गया कि पूरे ये स्ट्रक्चर में रस्ट लग गया, फिर छत इसकी टूट गई जिसके अंदर बारिश का पानी जाने लगा। तो फिर 2017 में इसके ऊपर एक और स्टील का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया और इस पूरे चीज़ को अभी ढक दिया गया है। दोस्तों, ये जो चेर्नोबिल का जितना भी जो रेडिएशन था वो सबसे ज़्यादा तो इसके आसपास के एरियाज में गया। स्पेशली पिपरेट और जो चेर्नोबिल का एरिया था पूरी तरह से खाली कर दिया गया। आज उस शहर में एक आदमी भी नहीं रहता है, क्योंकि रह ही नहीं सकता, रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। और ये जो जितना एरिया है वो पता है कि कितने सालों तक ऐसे बंजर रहेगा, 20,000 सालों तक। 20,000 सालों के बाद ही ये जो रेडिएशन का इफेक्ट है वो कम होगा। ये रेडिएशन और ये डिजास्टर आज भी इतना बड़ा है कि कोई अगर वो जो सर्कोफेगस बनाया था उसके अंदर चला जाए और जो मेल्टेड लावा है उसके पास में अगर चला जाए
तो वहाँ पे अगर वो किसी भी चीज़ को छूने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 घंटा अगर वहाँ पे रुक जाए तो उसकी मौत वहीं पे तय है। रेडिएशन इतना जहरीला होता है कि जो फायर फाइटर्स पहले जिन्होंने इस आग को बुझाया था ब्लास्ट के बाद, वो लोग वहाँ पे गए थे, उनके कपड़े आज भी एक हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और आज भी 35 साल बाद उन कपड़ों से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकल रहा है। आप सोचिए। तो दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर हमें एनर्जी देता है, अनलिमिटेड एनर्जी देता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। और हमारे इंडिया में भी 22 ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो फिलहाल काम कर रहे हैं। तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन इससे हमें फ़ायदा भी बहुत हो रहा है। तो दोस्तों, यही कहानी थी आज की। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे बने रहिए ऐसे और स्टोरीज के लिए। थैंक यू सो मच।